गुड मॉर्निंग क्लास। तो नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से ये प्रॉपर लेक्चर हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसकी वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम पे। ओके, तो हमने जो है टॉपिक डिस्कस कर लिया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसके में हमने समझा था कि मैग्नेटिक मोमेंट की हेल्प से हाउ कैन वी फाइंड हाइब्रिडाइजेशन एंड वाइस वर्सा। तो चलिए उसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम उसके लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे लेट्स से है NiCl4 2 नेगेटिव। तो हम दोनों तरह के एग्जाम्पल करेंगे। जैसे अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है, सो हाउ विल आई फाइंड द शेप और द हाइब्रिडाइजेशन एंड अदरवाइज ऑल्सो। ओके, तो लेट्स से इस केस में मुझे कहा गया है कि इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है। तो अगर इसकी शेप टेट्राहेड्रल है तो इसका मतलब है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी sp3। तो बाय यूजिंग इट्स शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन आई विल हैव टू फाइंड दी मैग्नेटिक मोमेंट। एंड हम ये जानते हैं म्यू यानी मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी n इंटू n+2bn। और यहाँ पे n का मतलब जानते ही होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब इस क्वेश्चन के लिए हम निकालना चाहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहले आपको क्या करना है, इस कंपाउंड के लिए हमें चाहिए निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट विल बी कम आउट टू बी +2। आई होप सभी को ये सॉल्व करनी आती होगी। जिसको नहीं आती है वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं निकल का एटॉमिक नंबर एंड दैट इज़ 28। एंड 28 के लिए जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बनती है दैट इज़ आर्गन 3d8 so configuration for that will be argon 3d8 4s2। so this will be electronic configuration of nickel। बट हमें चाहिए निकल 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम करते हैं एक बार निकल 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या होगी देखते हैं। सो 2 पॉजिटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन लॉस्ट, तो द कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स आर्गन 3d8 4s0। अब 4s0 है तो हमारे पास 4p भी होगा, तो 4p0 एंड 4d0। तो ये हुए हमारे पास सब शेल्स। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, बट ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास शेप आई थी दैट वाज टेट्राहेड्रल एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो फॉर दैट आई विल ड्रॉ दी ऑर्बिटल्स। ओके, सो लेट्स ड्रॉ ऑर्बिटल्स। तो ये हमारे पास होगा 3d में होते हैं 5 ऑर्बिटल। ये हमारे पास है 4s, इसमें होता है हमारे पास एक ऑर्बिटल। देन हमारे पास होगा 4p, इसमें होते हैं हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स। ओके, अब क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड sp3 थी तो हमें 4d बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट वाज 3d, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p एंड हाइब्रिडाइजेशन वाज sp3। तो ये हो गई sp3 यहाँ पे कवर्ड। अब रह गए हमारे पास d सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स, और उन 5 ऑर्बिटल्स में मुझे फिल करने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आफ्टर फिलिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी 3d ऑर्बिटल्स हमारे पास बचता है n = 2, यानी कि
2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बच गए अनपेयर्ड। एंड with that I will apply formula, and formula will be mu is equal to under root n into n plus 2। तो n यहाँ पे 2 आ गया। By putting the value of n, if we solve that, it comes out to be under root 8 bn। That will be our magnetic moment for the NiCl4 2 negative। अब हम सोल्व करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, या फिर अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जहाँ पर हमें मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया होगा और हमें फाइंड आउट करना है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स डू दैट ऑल्सो। ओके, तो अब हमें कंपाउंड दिया गया है, मान लीजिए NiCN4 2 नेगेटिव, और हमें कहा गया कि ये कंपाउंड जो है वो डायमैग्नेटिक है। बढ़िया सर, एक मिनट कल। ओके, तो हम कर रहे थे NiCN4 2 नेगेटिव। हमें कहा गया है कि इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ज़ीरो है, दैट मीन्स ये कंपाउंड जो है वो डायमैग्नेटिक है। अब अगर ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो है, हम वो पहले लिख चुके हैं। तो इसका मतलब इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहेंगे, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी पेयर्ड हियर। तो स्टेप वही रहेंगे हमारे पास। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम यहाँ पे, दैट विल कम आउट टू बी +2। निकल का निकालेंगे हम एटॉमिक नंबर, दैट इज़ 28। वी नो दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इसकी, दैट विल बी आर्गन 3d8 एंड 4s2। तो ये तो ही हमारे पास निकल न्यूट्रल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें चाहिए निकल 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी। तो 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लॉस करवाएंगे यहाँ से, सो दैट विल बिकम नाउ आर्गन 3d8 4s0 4p0 एंड 4d0। अब हम ड्रॉ करेंगे इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ध्यान रखेंगे इसका म्यू ज़ीरो है, डायमैग्नेटिक है, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहेंगे, यानी कि जो ये हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हमें पेयर करवाना है। सो दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये हमारे पास हुआ 3d, देन हमारे पास है 4s, देन हमारे पास है ये 4p। सो ये हमारे पास हुआ 3d, ये हुआ 4s, ये हुआ 4p। डायमैग्नेटिक है, इसका म्यू हमारे पास ज़ीरो है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे पेयर रहेंगे। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। उसके बाद जो बचा हमारे पास दैट विल बिकम DsP2, यानी कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट बिकम्स DsP2। DsP2 क्यों बनी? क्योंकि हमारे पास Cn का नंबर 4 था, तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर फिल करने हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, 2 हो गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर फिल हो गए एंड द हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स DsP2। तो शेप विल बिकम स्क्वेयर प्लेनर, सो इट विल हैव ए स्क्वेयर प्लेनर शेप। ओके, आई होप यू गेट दैट पार्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने किया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो ये सभी पार्ट हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। हमने इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कर ली थी कि कुछ कंपाउंड हमारे पास डायमैग्नेटिक होते हैं, कुछ हमारे पास होते हैं पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड होंगे, सो दे विल डू नॉट हैव एनी मैग्नेटिक मोमेंट। तो जिनका मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो होता है, दोज कंपाउंड्स आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो समझने की बात ये है
कि जो कंपाउंड हमारा डायामैग्नेटिक होगा उस कंपाउंड में सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड होंगे। इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने का मतलब है म्यू उसका ज़ीरो होगा, दैट मीन्स दे विल बी रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनको रिपेल करेगी। ऑन द अदर हैंड हमारे पास होते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में जो म्यू है वो मोर देन ज़ीरो होता है, दैट मीन्स ये कंपाउंड जो है अट्रैक्टेड होंगे मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड इनको अट्रैक्ट करेगी, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास है वो अनपेयर्ड रहेंगे। तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन हमारा अनपेयर्ड होना चाहिए, तभी वो कंपाउंड बनेगा पैरामैग्नेटिक। ओके, सो आई होप यू गेट दैट पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास अब आती है बात लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब यही सवाल आपका आया हुआ था किसमें, इस एग्ज़ाम में भी। तो काफ़ी बच्चों ने लिमिटेशंस गलत लिखी हुई थी, मोस्टली ने लिमिटेशंस लिखी हुई थी 11th क्लास वाली, जो कि इनकरेक्ट होगा क्योंकि हम 12th क्लास पढ़ रहे हैं। तो 12th क्लास में हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ही लिमिटेशंस डिस्कस करनी थी। तो पहली क्या हमारे पास है कि इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ अजम्पशंस। तो पहला तो ये मानता है कि हमारे पास जो बॉन्डिंग है वो प्योरली कोवलेंट नेचर की है। दैट वाज हिज फर्स्ट एजम्पशन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की फर्स्ट एजम्पशन क्या थी कि ये माना उसने कि जो बॉन्डिंग है बिटवीन लिगेंड एंड द मेटल दैट इज प्योरली कोवलेंट। ओके, दूसरी बात हमारे पास क्या आता है कि वो मैग्नेटिक डाटा को क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देता। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू, कि हमारे पास फॉर्मूला तो है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूला डिस्कस हुआ बाद में आफ्टर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बस ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड रहेंगे कि ये पेयर्ड रहेंगे, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ऑल्सो इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कंपाउंड, की कंपाउंड्स का कलर क्या रहेगा उसके बारे में भी नहीं बताया, और कलर क्यों आएगा उसके बारे में भी नहीं बताया। थर्मोडायनेमिक एंड किनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया कि आपका कंपाउंड स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है, आपका कंपाउंड रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है, तो इसके बारे में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। ओके, तो उसने ये भी नहीं बताया प्रॉपरली कि अगर हमारे पास कंपाउंड फोर्थ कोऑर्डिनेटेड है तो उसकी टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर शेप कब कब होगी। मोस्टली तो हम ये मानते हैं कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी गई है तो हम उसकी शेप डिस्कस कर सकते हैं आराम से, बट कुछ केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है CuNH3 2 पॉजिटिव का। इस केस में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो √3 निकल के आता है। अब अगर मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे √3 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या रहेगा, अनपेयर्ड। अब अनपेयर्ड का मतलब है कि 3D 9 होगा और 4s 0 होगा कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 3D 9 का मतलब होता है कि इस तरह का कुछ हमारे पास अरेंजमेंट मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड है। अब अगर ये अनपेयर्ड है तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन बननी चाहिए दैट विल हैव टू बी sp3, यानी कि 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड होंगे क्योंकि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑफ अमोनिया। तो 4 अमोनिया का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे डोनेट होंगे 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, और वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हमारे पास किसके होंगे, 4s एंड 4p के।
तो हमारे पास बननी चाहिए यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन ना होके हाइब्रिडाइजेशन इज it is dsp2. So this compound has dsp2 hybridization. इसका मतलब जानते हैं क्या? इसका मतलब ये है कि जो ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, ये 3D में अनपेयर्ड ना होके ये 4p में अनपेयर्ड हो जाएगा। So now its actual orbital diagram will be this one. तो ये हुआ हमारा 3D। तो इसमें ये तो हुए पेयर्ड, 8 इसमें हो गए पेयर्ड, देन हमारे पास होगा 4s, देन हमारे पास होगा 4p। तो जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हमारे पास रह गया था ना, दैट विल बी प्रेजेंट हियर, और हमारे पास बनेगी यहाँ पे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हमें नहीं बताया गया बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज एक्सपेरिमेंटल डाटा। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड हमारे पास है वो 4p में प्रेजेंट है रादर देन दी 3d। तो इसकी होगी हमारे पास dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डज नॉट टेल अबाउट द स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड, कि कहाँ पर पेयरिंग होगी कहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, हमें इसके बारे में नहीं बताया गया। यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट डिस्कस नहीं किया। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाने में सक्षम है, यानी कि कैपेबल है, और वीक फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा सकते हैं। तो इनमें से कुछ लिमिटेशंस को डिस्कस किया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने उसको रेक्टिफाई भी किया। तो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डिस्कस करेंगे कलर के बारे में और वीक फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में। ऑल्सो हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में भी, दैट पार्ट। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम किनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक डाटा वाज आल्सो डिस्कस्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो मैनी ऑफ द लिमिटेशंस आर डिस्कस्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सब बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, और जो कुछ बातें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं बता पाया था वो डिस्कस करता है लिगेंड फील्ड थ्योरी, जो कि हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ स्कोप है। इसको आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो अभी के लिए हम डिस्कस करेंगे सिर्फ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। अब इसकी भी हमारे पास कुछ एजम्पशंस होती है, और वो कौन सी है जरा वो देखते हैं हम एक बार। तो पहले तो ये कहता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि जो लिगेंड और मेटल के बीच बॉन्डिंग होगी दैट इज़ प्योरली आयोनिक। तो पहली बात कहता है कि प्योरली आयोनिक बॉन्डिंग है, कि एक नेगेटिव लिगेंड पॉजिटिव मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा तो उसके बीच जो अट्रैक्शन होगी दैट विल बी प्योरली आयोनिक इंटरेक्शन। ये बात वो कहता है यहाँ पे। अब इंट्रैक्शन आयोनिक है तो वहाँ पे हमारे पास कुछ रिपल्शंस होंगी, कुछ अट्रैक्शंस होंगे, उससे हमारे पास एनर्जी में वेरिएशन आएगा। तो एनर्जी में कौन सा वेरिएशन आता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब क्योंकि मेरे पास एक नेगेटिव आयन है तो नेगेटिव आयन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवाएगा अपनी। ऑल्सो मेरे पास पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव आयन भी अपने मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी, एंड उस इंटरेक्शन से या तो रिपल्शन क्रिएट होगा या फिर अट्रैक्शन क्रिएट होगा। तो इस रिपल्शन और अट्रैक्शन में हमें समझना है कि हमारे पास किस तरह का एनर्जी डायग्राम बनेगा। ओके, तो हम दो तरह के कंपाउंड में डिस्कस करेंगे CFT को। एक हमारे पास होगा टेट्राहेड्रल और एक हमारे पास होगा ऑक्टाहेड्रल। हमारे सिलेबस में इन्हीं दो को डिस्कस किया गया है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल को। इन्हीं शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्हीं शेप्स में हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी ऑर्बिटल्स की किस तरह वेरी करेगी। ओके, तो चलिए बात करते हैं अब। तो क्या कहता है वो कि हमारे पास प्रेजेंट है मेटल का d ऑर्बिटल,
तो हमारे पास d ऑर्बिटल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। तो ये हुआ हमारे d के 5 ऑर्बिटल। अब इन 5 ऑर्बिटल को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ एक्सिस के अलोंग, तो ये कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। तो डिस्कस करता हूँ पहले मैं एक बार डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को। तो ये रही मेरे पास एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में जो ऑर्बिटल्स है वो अलोंग द एक्सिस होते हैं, लाइक दैट। तो ये हुई हमारे पास शेप डी एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर की। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डी जेड स्क्वेयर को। डी जेड स्क्वेयर में हमारे पास होगी जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है मेरे पास, और ये होगी हमारे पास एक वाई एक्सिस। तो जेड के अलोंग बनेगी हमारे पास एक लोब, लाइक दैट, और उसके अराउंड हमारे पास बनेगी एक रिंग। ये रिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारे पास होगा। तो ये बनी हमारे पास शेप डी जेड स्क्वेयर की। इसके बाद हम देखते हैं डी एक्स वाई क्या होता है, कैसा होता है। तो डी एक्स वाई, तो फिर से बनाएंगे हम एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ये डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर से थोड़ी अलग है, क्योंकि ये इन बिटवीन होती है, लाइक दैट। अलोंग द एक्सिस ना हो कि ये एक्स वाई की इन बिटवीन रहेंगी। तो ये हमारे पास शेप बनी डी एक्स वाई की। अब बात करते हैं हम ज़रा एक बार डी वाई जेड की। तो डी वाई जेड ये बनी हमारे पास एक्सिस, ये वाई मान लेते हैं हम और इसे जेड मान लेते हैं। जैसे हमारे पास एक्स वाई थी उसी तरह हमारे पास वाई जेड होगी। तो इन बिटवीन हमारे पास एक लोब बनेगी, लाइक दैट। तो ये बनी हमारे पास डी वाई जेड की ऑर्बिटल डायग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी एक्स जेड के बारे में। तो फिर से हम बनाएंगे एक्सिस, इसको x मान लेते हैं, z मान लेते हैं। तो फिर से इन बिटवीन हमारे पास होगा एक, लाइक दैट। सो दिस विल बी द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ डी एक्स वाई डी एक्स जेड। तो हमने अभी पढ़ लिए पांचों ऑर्बिटल डायग्राम, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का, डी जेड स्क्वेयर का, डी एक्स वाई का, डी वाई जेड का और डी एक्स जेड का। अब बात करेंगे पहले हम एक बार ऑर्बिटल हमारे पास ऑक्टाहेड्रल के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ऑक्टाहेड्रल का मतलब कि मेरे पास यहाँ पे 6 लीगेंड होंगे और 6 लीगेंड अप्रोच करेंगे मेटल को एक साथ। तो अब इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, अब ज़रा हम वो समझते हैं एक बार। तो पहले तो क्या हुआ कि हमारा मेटल प्रेजेंट है, मान लीजिए सोल्यूशन में आयन की फॉर्म में, उसके अराउंड लीगेंड आते हैं। तो पहले तो लीगेंड आएंगे उसकी चारों तरफ से, जिससे हमारे पास बनेगी एक स्फेरिकल फील्ड। तो अगर मैं इस चीज़ को समझाना चाहूँ स्फेरिकल फील्ड क्या होगी, तो ये कुछ इस तरह से होगा कि सेंटर में हमारे पास है यहाँ पे एक मेटल आयन, ये लीजिए, इसके हर तरफ से लीगेंड इसको अप्रोच करेगा, हर तरफ से। तो इस तरह से हमारे पास बनेगी एक स्फेरिकल फील्ड, यानी कि बहुत सारे लीगेंड्स मेटल को इकट्ठा घेर रहे हैं, जिससे एक स्फीयर बनेगा, और उसी को हम कहते हैं स्फेरिकल फील्ड या स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। क्रिस्टल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे एक परफेक्ट अरेंजमेंट है आयंस का। आप ये जानते हैं फ्रॉम सॉलिड स्टेट, जहाँ पर भी हमारे पास परफेक्ट अरेंजमेंट होता है उसको हम क्रिस्टल कह देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्फीयर का एक परफेक्ट अरेंजमेंट बनेगा, जिसको हम कहा गया है स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। तो मेटल आयन को ये लीगेंड हर तरफ से अप्रोच करेंगे,
जिससे हमारे पास बनेगी एक स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। अब इस स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड का इफेक्ट क्या पड़ेगा एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल पे, अब ज़रा हम वो समझते हैं एक बार। तो ये है मेरे पास एनर्जी एक्सिस, ये है मेरे पास डी ऑर्बिटल, 5 होते हैं मेरे पास। तो जब यहाँ पे कोई भी लीगेंड ने इसको अप्रोच नहीं किया था तो इसकी एनर्जी कम थी, तो इसको मैं कहूँगा नो फील्ड, कि यहाँ पे अभी कोई फील्ड नहीं है, नो फील्ड। बट जैसे ही हमने यहाँ पे स्फेरिकल फील्ड लगाई, क्या लगाई, स्फेरिकल फील्ड, तो स्फेरिकल फील्ड लगाने से क्या हुआ कि मेटल के 3D ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे और जो लीगेंड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके बीच रिपल्शन हुई। और रिपल्शन से क्या होता है, रिपल्शन से एनर्जी बढ़ जाती है। अब क्योंकि लीगेंड ने मेटल को हर तरफ से अप्रोच किया है तो सभी तरह के डी ऑर्बिटल बराबर अमाउंट में रिपेल होंगे, चाहे वो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर हो, चाहे वो डी एक्स वाई हो, चाहे वो डी वाई जेड हो, चाहे वो डी एक्स जेड हो, और चाहे वो डी जेड स्क्वेयर हो। और स्फेरिकल फील्ड में दोबारा बोलता हूँ मैं, सभी लीगेंड बराबर अप्रोच करते हैं मेटल को, तो मेटल के जितने भी डी ऑर्बिटल है 3D में वो इक्वली रिपेल होंगे। तो जब वो इक्वली रिपेल होंगे तो सभी की एनर्जी बराबर अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगी। तो ये रही हमारे पास इंक्रीज्ड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। अब क्योंकि इन पांचों में एनर्जी बराबर है तो इसको मैं कहता हूं डीजनरेट लेवल्स। डीजनरेट का मतलब होता है इक्वल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो बस हुआ क्या, स्फेरिकल फील्ड में पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर इंक्रीज हो गई। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या है कि जो मेटल हमारे पास प्रेजेंट था सेंटर में, उसके अराउंड सभी लीगेंड प्रेजेंट थे स्फेरिकल सिमेट्री में, यानी कि स्फीयर की सिमेट्री में प्रेजेंट थे सारे। अब क्या हुआ, अब कुछ लीगेंड रुक गए और 6 लीगेंड ने इसको अप्रोच किया। 6 लीगेंड का मतलब है कि सिर्फ 6 लीगेंड इसको अप्रोच कर रहे हैं। अब 4 तो हो गए साइड से, एक ऊपर से और एक नीचे से, तब इसको 6 लीगेंड अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बन रही है ऑक्टाहेड्रल फील्ड। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। पहले स्फेरिकल फील्ड थी कि स्फीयर की फॉर्म में लीगेंड अप्रोच कर रहे थे, अब लीगेंड अप्रोच कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल की फॉर्म में, यानी कि 4 लिगेंड तो हो गए साइड से, एक लिगेंड ऊपर से और एक लिगेंड मेटल के नीचे से उसको अप्रोच करेगा। तो जब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड बनेगी तो अब सभी डी ऑर्बिटल्स मेटल के इक्वली रिपेल नहीं होंगे, कुछ में रिपल्शन ज़्यादा होगी और कुछ में रिपल्शन कम होगी। तो अब ये देखते हैं कि किस में रिपल्शन ज़्यादा है, किस में रिपल्शन कम है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक्सिस हो गई यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस और ये वाली है जेड एक्सिस। ओके, ये सेंटर में हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे मेटल, ये हमारा हो गया मेटल यहाँ पे। अब इस मेटल को लीगेंड अप्रोच कर रहे एक्सिस के लोग, तो एक लीगेंड यहाँ से आ रहा है, एक लीगेंड यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो दैट विल बिकम ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री। अब ध्यान देंगे, क्योंकि मेटल को लीगेंड्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं, तो जो भी डी ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होगा उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगी। तो अगर आप इसको रिकॉल करते हैं तो 2 डी ऑर्बिटल्स एक्सिस के अलोंग थे, और वो कौन कौन से थे, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। तो ये 2 ऑर्बिटल्स जो थे वो एक्सिस के अलोंग थे, तो इनमें रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा होगी।
और जो बाकी 3 रह गए हमारे पास उनमें रिपल्शन कम होगी, तो उनकी एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ये बात हमें समझनी है यहाँ पे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, स्फेरिकल सिमेट्री में सभी इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट थे डी सब शेल में वो इक्वली रिपेल हो रहे थे, तो उनकी एनर्जी बढ़ गई थी। लेकिन जब मैं वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल फील्ड लगाता हूँ, तो जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है वो फर्दर रिपेल होंगे, लेकिन जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट नहीं है उनमें रिपल्शन कम हो जाएगी, उनमें रिपल्शन स्फेरिकल फील्ड से भी कम हो जाएगी, तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। ये बात हमें समझनी है यहाँ पे। तो इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ एक बार डायग्राम की फॉर्म में। तो ये रही हमारे पास वही डायग्राम, यहाँ पर थी हमारे पास स्फेरिकल फील्ड। तो स्फेरिकल फील्ड में हमारे पास थे ये 5 ऑर्बिटल, स्फेरिकल फील्ड। अब क्या हुआ कि ये 5 ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो बढ़ गई थी क्योंकि उनमें रिपल्शन ज़्यादा थी। और ये कौन कौन से ऑर्बिटल थे हमारे पास? dx² माइनस y² एंड dz²। और बाकी 3 की एनर्जी कम हो गई थी, और वो कौन से थे हमारे पास? वो थे हमारे पास dxy, dyz एंड dxz। क्योंकि इनमें, इन तीनों में रिपल्शन जो है वो स्फेरिकल फील्ड से भी कम है। तो अब जो ये स्प्लिटिंग हुई है इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग। और इनके बीच का जो ये गैप है ना, इस गैप को हम कहते हैं डेल ओ। इस डेल ओ का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE, या फिर से हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग। तो 2 ऑर्बिटल ऊपर और 3 नीचे। अब इसके सेंटर में मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन डैश वाली, इसको हम कहते हैं बैरी सेंटर। वी कॉल दैट बैरी सेंटर। ठीक है, इस सेंटर को हमने 0 माना है। इस सेंटर से ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होगा और नीचे वाला पार्ट हमारा नेगेटिव होगा। तो ऊपर वाले पार्ट में हमारे पास होगी पॉजिटिव एनर्जी, नीचे वाले पार्ट में हमारे पास क्या होगी? नेगेटिव एनर्जी। अब इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी? लेट्स सी दैट ऑल्सो। ओके, तो ये रहे हमारे पास वही स्प्लिटिंग, 2 ऊपर है और 3 हमारे पास नीचे है, लाइक दैट। ये रहा वो सेंटर, मान लेते हैं। अब इस सेंटर से ऊपर का जो ये पार्ट है इसे हम कहते हैं +0.6 डेल ओ। नीचे का जो पार्ट है इसे हम कहते हैं -0.4 डेल ओ। एंड डेल ओ जानते हैं ना क्या है? डेल ओ इनके बीच का कंप्लीट गैप है। ठीक है, और ये बैरी सेंटर में एनर्जी हमारी 0 होती है। तो ये हमें ध्यान रखनी है बात। अब ओके, मोर थिंग्स हियर। अब क्योंकि ऊपर 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है तो इसको हम कहते हैं डबली डीजनरेट। वी कॉल दैट डबल डीजनरेट। वी कॉल दैट डबल डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब होता है इक्वल एनर्जी। इसे हम कहेंगे नीचे वाले को ट्रिपल डीजनरेट। ट्रिपल डीजनरेट, इसे हम कहेंगे डबल डीजनरेट। और इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड EG एंड दैट विल बी कॉल्ड T2G। EG मतलब डबल डीजनरेट, T2G मतलब ट्रिपल डीजनरेट। यहाँ पे G का मतलब होता है जिरेड। यहाँ पे जो स्मॉल g लिखा है मैंने यहाँ पे, इस स्मॉल g का मतलब है जिरेड। इस जिरेड का मतलब है कि जहाँ पर हमारे पास इन्वर्जन सिमेट्री हो, जहाँ पर हमारे पास हो इन्वर्जन सिमेट्री,
इन्वर्जन सिमेट्री जहाँ पर हमारे पास होगी उसको हम जीरेड कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ इन्वर्जन सिमेट्री? जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कार्बन है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये हुआ सेंटर। इस सेंटर से मैं लेफ़्ट में चला तो मुझे मिला ऑक्सीजन, इस सेंटर से मैं राइट में चला तो मुझे मिला ऑक्सीजन। तो दोनों तरफ, सेंटर के दोनों तरफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसे मैं कहूँगा जीरेड। और जहाँ पर सिमेट्री नहीं होगी उसे हम कहेंगे अनजीरेड, यानी कि यू, दैट विल बी कॉल्ड अनजीरेड। इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ आपको यहाँ पे। सो लेट्स से मेरे पास प्रेजेंट है एक O, ज़ीरो है, इधर गया तो मुझे पॉजिटिव मिला, इधर गया तो मुझे नेगेटिव मिला, तो यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, तो इसको मैं कहूँगा U, अनजीरेड। लेकिन अगर मैं यहाँ पर गया तो मुझे पॉजिटिव मिलता है, मैं यहाँ पर गया तो भी मुझे अगर पॉजिटिव मिलता है, तो इसको मैं कहूँगा G। तो ये मतलब है यहाँ पे इन्वर्जन सिमेट्री चेंज हो गई, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, यहाँ पर वो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रही है, सो दैट विल बी कॉल्ड जीरेड एंड दैट विल बी कॉल्ड अनजीरेड। और ये होता है हमारे पास डी सब शेल में, डी ऑर्बिटल में हमारे पास वहाँ पे सिमेट्री रहती है जीरेड की। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हम जीरेड यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास वहाँ पे सिमेट्री है। किस तरह सिमेट्री है? मेटल है, ये मैंने बनाया ऑक्टाहेड्रल शेप, यहाँ पे लीगेंड है, यहाँ पे लीगेंड है। तो अगर मैं मेटल को सेंटर मान लेता हूँ तो ऊपर गया तो लीगेंड मिला, नीचे आया तो भी लीगेंड मिला, तो यहाँ पर क्या हो गई? इन्वर्जन सिमेट्री, सो दैट विल बी कॉल्ड जीरेड, जी। इसीलिए Eg और हमने T2G लिखा वहाँ पे। तो दोबारा करते हैं हम, ये हमारे 2 ऑर्बिटल ऊपर, 3 ऑर्बिटल नीचे, इसको मैं कहूँगा डबली डिजनरेट यानी कि Eg, इसको मैं कहूँगा T2G। एक सेंटर में लाइन, इसे हम कहेंगे बैरी सेंटर, इससे ऊपर का जो पार्ट था वो था प्लस 0.6 डेल O, नीचे का जो पार्ट था इसे हम कहेंगे माइनस 0.4 डेल O, और टोटल गैप को हम कहेंगे डेल O, ठीक है। और किसी किसी बुक में डेल O जो है वो इक्वल होता है 10 DQ के, ये भी हमारे पास एनर्जी की यूनिट हो गई है। इसको हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे, बस समझना है कि डेल O इज़ इक्वल टू 10 DQ, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो इतना ही करते हैं आज हम, इसके एग्जाम्पल हम कल करेंगे। इसको समझिएगा, अगर कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी ऑन दी व्हाट्सएप, ठीक है। सो स्टे हेल्दी एंड बी सेफ, बाय टू ऑल।